हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फॉर ICAR एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड BSc फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर एग्रीकल्चर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, और इसमें आज हम एक महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे, क्रेमर का नियम। अब क्रेमर के नियम किसके लिए अप्लाई होते हैं? ये होते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए। अब नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, डिटेल में एक एक करके जानेंगे। देखो, मैं पहले बता दूं कि इन नियमों से समघातीय असमघातीय रैखिक समीकरणों यानी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को हल किया जाता है। अब ये इक्वेशंस होती कैसी हैं? ये समीकरणें होती हैं और ये उतनी ही संख्या में होती हैं जितनी इनमें अज्ञात राशियां अर्थात चर राशियां हों। अर्थात यदि आपने केवल ऐसी समीकरण ली जिसमें दो ही चर राशि थी, जैसे मैं यहाँ पर दो समीकरणें ले लेता हूँ, a1x प्लस b1y बराबर c1, तो इसके जैसी एक और समीकरण होगी। ये दो समीकरणें होंगी क्योंकि इसमें दो अज्ञात राशियां हैं। तो दूसरी समीकरण को हम a2x प्लस b2y प्लस इक्वल्स टू c2। अब इन समीकरणों को हल करने का मतलब हुआ कि x और y के मान निकालने हैं, और किसकी सहायता से? क्रेमर नियम की सहायता से। अब क्रेमर नियम है क्या, ये समझाता हूँ आपको। यहाँ आपको तीन तरह के, जब आपके पास दो चरों वाले समीकरण होंगे तो आपको तीन तरह के डिटर्मिनेंट बनाने हैं। अब तीन तरह के डिटर्मिनेंट क्या क्या होंगे? देखो, सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा इनके गुणांकों का डिटर्मिनेंट, यानी a1 b1 a2 b2 एक डिटर्मिनेंट बनेगा जिसको हम डेल्टा से निरूपित करेंगे। उसके बाद दूसरा डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? दूसरा डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हम पहले वाले के डिटर्मिनेंट के स्तंभों को इनसे रिप्लेस कर देंगे, और तीसरा डिटर्मिनेंट बनाने के लिए इन दोनों अवयवों को इन दोनों अवयवों के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है दो अज्ञात राशियों वाले एक घातीय समीकरणों या समीकरण। ठीक है, इनका हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सारणिक बना देते हैं डेल्टा। ये सारणिक होगा x तथा y के गुणांकों का सारणिक। डेल्टा से निरूपित करेंगे, लिखेंगे a1 a2 b1 b2। ठीक है, समझ गए ना? फिर इसके बाद एक सारणिक बनाएंगे डेल्टा 1। ये डेल्टा 1 कैसे बनेगा पहले समझ लो, बाद में मैं लिखवा दूंगा आपको। देखो, a1 a2 को हटाकर c1 c2 यानी हमें जो अचर पद हैं उनको रखना है। तो a1 a2 को हटाकर यहाँ पर c1 c2 रख देता हूँ, b1 b2 एज इट इज रहेंगे। ऐसे बनता है डेल्टा 1। एक सारणिक बनेगा डेल्टा 2। ये कैसे बनेगा? a1 a2 को एज इट इज रहने दो अब की बार, लेकिन यहाँ से b1 b2 को हटाकर c1 c2 रख दो, c1 c2। समझ गए? ये तीन सारणिक बन गए हमारे पास। ये कैसे बना? ये डेल्टा के प्रथम स्तंभ के अवयवों को c1 व c2 से प्रतिस्थापित करने पर ये बना है। ठीक है, इसी तरह ये डेल्टा के
द्वितीय स्तंभ के अवयवों को C1 व C2 से प्रतिस्थापित करने से बना। अब डिटर्मिनेंट्स तो बन गए, लेकिन इनकी सहायता से x और y के मान कैसे ज्ञात होते हैं वो समझिए। देखिए, अब अगर हमें x का मान चाहिए, तो हमारे पास जो डेल्टा 1 आया था उसको हम डेल्टा से भाग दे देंगे। व अगर हमें y का मान चाहिए तो जो दूसरा सारणिक डेल्टा 2 आया था उसको हम डेल्टा से भाग दे देते हैं। समझ गए? तो ये है क्रेमर का नियम। अब ये हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के लिए देख लिया। अगर हमारे पास 3 चरों वाले रैखिक समीकरण आ गए तो क्या करेंगे? देखिए, 3 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस यहाँ हमें z भी लिखना था, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, और यहाँ a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ओके, ये हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर 4 सारणिक बनाते हैं, जैसा मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में आपको बताया। यहाँ 4 सारणिक बनेंगे क्योंकि 3 चर हैं, जिसमें 2 चर होंगे उसमें 3 सारणिक बनेंगे। पहला सारणिक बनेगा डेल्टा होगा गुणांकों का सारणिक, ठीक है। तो गुणांकों का सारणिक हो गया a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहाँ सामने लिख देता हूँ, गुणांकों का सारणिक है ये, गुणांकों का सारणिक, ठीक है। दूसरा डेल्टा 1 के नाम से एक सारणिक बनाना होगा, जिसमें हम a1 a2 और a3 को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 से। तो ये d1 d2 d3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 ये रहे एज इट इज, केवल a1 a2 a3 को रिप्लेस किया। सामने लिख देते हैं a1 a2 व a3 को क्रमशः d1 d2 व d3 से रिप्लेस किया। ओके, अब तीसरा सारणिक यहाँ बनेगा डेल्टा 2। अब हमें b1 b2 b3 को रिप्लेस करना है d1 d2 d3 से। तो a1 a2 a3 एज इट इज आएगा, यहाँ d1 d2 d3 लिख देंगे, यहाँ c1 c2 c3 आएगा, और यहाँ लिख देंगे b1 b2 व b3 को क्रमशः d1 d2 व d3 से रिप्लेस किया है, ठीक है। और चौथा सारणिक डेल्टा 3 बनेगा। अब हम c1 c2 c3 को d1 d2 d3 के साथ रिप्लेस करा देंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें हमने क्या किया, c1 c2 व c3 को क्रमशः d1 d2 व d3 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब
अब हमें एक्स वाई और जेड के मान किस तरह प्राप्त होंगे, देखिए एक्स का मान प्राप्त करने के लिए हम जो पहला डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 निकाले हैं उसको डेल्टा से भाग देंगे। y का मान निकालने के लिए डेल्टा 2 को डेल्टा से भाग देंगे। z का मान निकालने के लिए डेल्टा 3 को डेल्टा से भाग देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यूज होते हैं क्रैमर लॉ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए अब इन नियमों को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट के लिए हम सारणिकों का निर्माण करते हैं। डेल्टा का निर्माण कर लेते हैं, देखना ध्यान से। डेल्टा गुणांकों का सारणिक होता है। x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 है, z का गुणांक -1 है। x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -2 है, z का गुणांक 1 है। ये डेल्टा का वैल्यू हो गया। इसको प्रसारित करके इसका मान भी ज्ञात कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, यहाँ होता है प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस का 1 हो गया। इसका उपसारणिक जब निकालेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसका उपसारणिक होगा। 1 ही कम 1, 2 ही कम 2, तो 1 माइनस और एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा 2। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप कि आप समझ सकते हैं इसको। तो माइनस का चिन्ह आता है इस वाले एलिमेंट के साथ, लेकिन एक माइनस यहाँ आया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ 1 भी लिखना है। इसका उपसारणिक देखिए, इस एलिमेंट को छोड़ो, इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ो, तो ये 2 1 1 1, अब 2 ही कम 2, 1 ही कम 1, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद माइनस का 1 है। अब ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, 2 1 1 -2, 2 दूनी 4, 1 ही कम 1, -4 -5 आ जाएगा। -4 -5 नहीं, सॉरी 1 आएगा यहाँ पर, 1 ही कम 1। ठीक है, अब आगे सोल्व करें इसे। 1 और 2 हो गए 3, 3 ही कम हो गए 3, 2 में से 1 गया 1, 1 एक कम हो गया 1। फिर -4 और -1 -5 हो गया, -5 ही कम +5 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 5 और 3 8 और 1 9 हो गया। ओके, ये हमारे पास 9 निकल कर आता है। डेल्टा का वैल्यू 9 आ गया। इसके बाद हम डेल्टा 1 बनाते हैं। यहाँ पर पहले डेल्टा 1 बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 1 2 और -1 2 और 1 है इसे रिप्लेस करना है 1 2 और 4 के साथ। यानी ये जो इसके गुणांकों वाला स्तंभ आया था, इस स्तंभ को 1 2 4 के साथ रिप्लेस कराना है। तो यहाँ 1 2 4 लिख देता हूँ, बाकी सब एज इट इज रहेगा। -1 1 -2 -1 1 1 बराबर। इसको भी हम प्रसारित कर लेते हैं। देखो 1 है यहाँ पर, 1 का उपसारणिक 1 1 -2 1, 1 ही कम 1, माइनस माइनस प्लस, 2 ही कम 2, तो 1 + 2 आ गया। ओके, इसके बाद यहाँ माइनस आता है, लेकिन एक माइनस इस माइनस के 1 के भी साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका उपसारणिक देखो, ये और ये छोड़ दो, 2 1 4 1, 2 ही कम 2, 4 ही कम 4, 2 - 4 हो गया। फिर माइनस का 1, अब ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, 2 दूनी 4, माइनस का 4 माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस का 4। ठीक है, देखो आगे। अब 2 और 1 3, 3 ही कम 3, 2 में से 4 गए -2, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, -8 और माइनस माइनस प्लस, तो +8 हो गया। अब 8 और 3 11, 11 में से 2 घटा दीजिए, 9 आ जाएगा। यानी डेल्टा 1 का वैल्यू भी
9 आ गया। अब डेल्टा 2 का वैल्यू देखिए, डेल्टा 2 के लिए हम रिप्लेस करेंगे, इसको तो एज इट इज लिखो 1 2 1, इसको रिप्लेस करके इनकी जगह पर 1 2 4 लिखते हैं, 1 2 4, और ये एज इट इज रहेगा -1 1 1। ठीक है, प्रसारित करो, 1 इंटू 1 का डिटर्मिनेंट 2 एकम 2 4 एकम 4, 2 - 4, यहाँ माइनस आता है -1, इसको छोड़ने पर 2 1 1 1, 2 एकम 2 1 एकम 1, 2 - 1, फिर -1, इसको छोड़ने पर 2 2 1 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 - 2। देखिए आगे डेल्टा 2 का वैल्यू, 2 में से 4 गए, माइनस का 2 आ गया, 2 में से 1 गया 1, माइनस का 1, 8 में से 2 गए 6, माइनस का 6, 6 और 1 7 और 2 9 हो गए, माइनस के 9। तो डेल्टा 2 का वैल्यू माइनस के 9 हो गया। डेल्टा 3 निकालते हैं। डेल्टा 3 के लिए जो हमारे पास डेल्टा है उसका फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज लिखें, 1 2 1, -1 1 -2, -1 1 1। ठीक है, अच्छा एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये वाला जो स्तंभ है थर्ड, इसको 1 2 और 4 से रिप्लेस कराना था, तो 1 2 और 4 से रिप्लेस करा दो इसे। अब 1 है यहाँ पर, उपसारणिक बनाओ 1 का, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 + 4 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस बीच में आया हुआ है। यहाँ माइनस ऑलरेडी आता है, लेकिन माइनस यहाँ पर 1 के साथ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका उपसारणिक बनाओ, 2 2 1 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 - 2, फिर इसके बाद +1, इसका बनाइए उपसारणिक, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, -4 -1 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा 3 का वैल्यू आ जाएगा, 4 और 4 8 हो गए, 8 में से 2 गए 6 हो गए, -4 और -1 -5 हो गया, बराबर 6 में से 1 5 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा, 1 को 8 में जोड़ दीजिए, 9 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 9। अब बारी है x, y और z के वैल्यू ज्ञात करने की। तो x का वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया था, x का वैल्यू होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y का वैल्यू होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z का वैल्यू होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। देखिए अब डेल्टा 1 का वैल्यू हमारे पास 9 है और डेल्टा का वैल्यू भी 9 है, तो x का वैल्यू आ गया 1, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। इसके बाद डेल्टा 2 का वैल्यू हमारे पास -9 है और डेल्टा का वैल्यू 9 है, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास -1। फिर z = डेल्टा 3 का वैल्यू देखिए हमारे पास 9 है और डेल्टा का वैल्यू 9 था, तो इससे इसको काट कर 1 आ जाएगा, तो z का वैल्यू भी आ गया 1। ओके, तो ये रहेंगे हमारे आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि किस तरह क्रैमर लॉ का यूज होता है। अब इसका जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके देखिएगा। मैं इसको बताऊंगा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इनको ट्राई कीजिएगा करने की। नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो आपकी सेवा में हाजिर है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए दोबारा आने के लिए और दोबारा आपको नई नई चीज़ें और सिखाने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।